हेलो एस्पिरेंट, वेलकम यू ऑल। सो करेंटली वी आर डीलिंग विद द चैप्टर दैट इज़ बायोमोलिक्यूल्स और उसका जो है ऑलरेडी 2 लेक्चर्स हो चुका है, जिसमें बहुत सारी चीज़ों के ऊपर हम डिस्कस ऑलरेडी कर लिए हैं। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप जो है दोनों लेक्चर्स अटेंड कर लिए होंगे और आज का लेक्चर हमारा 3rd लेक्चर है, जिसमें कि हम और आगे इसके आगे जो है बात करने वाले हैं। तो ये जो बायोमोलिक्यूल्स वाला चैप्टर है, ये हमारा जूलॉजी पोर्शन का सबसे लास्ट चैप्टर है, क्लास 11th का। इसके बाद हमारा 12th वाला पोर्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो सारे चैप्टर्स जो है क्लास 11th के वो ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड हैं, तो आप उसको जा करके देख लीजिए। और आज का जो 3rd लेक्चर है वो स्टार्ट होगा फ्रॉम द टॉपिक हमारा मेटाबोलाइट से। लेकिन सबसे पहले हम रिकैप करवाते हैं हमारे जो 2nd लेक्चर था उसका। उसमें सबसे पहले हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड, जिसका मतलब अमीनो एसिड जो है हमने स्टार्ट कर दिया था हमारे फर्स्ट लेक्चर में, लेकिन 2nd लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड जो है इसको स्टार्ट किया था केमिकल नेचर के बेसिस पे और बहुत सारे बेसिस पे। जैसे कि अगर हम केमिकल नेचर की बात करें तो उस पर एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल और सल्फर कंटेनिंग था, जिसमें नाम याद रखना है। एसिडिक की बात कर ले तो उसमें ग्लूटामिक एसिड, बेसिक में लाइसिन, न्यूट्रल में वैलिन और मतलब सल्फर कंटेनिंग में सिस्टीन और मेथियोनिन। बेस्ड ऑन सोर्सेज के बेसिस पे एसेंशियल, सेमी एसेंशियल और नॉन एसेंशियल था। जिसमें एसेंशियल की बात कर ले तो इसका सोर्स होता है फूड। उसके बाद हमारा थ्रेओनिन है एसेंशियल के अंदर, मतलब टोटल 8 जो है वो एसेंशियल है। थ्रेओनिन, वैलिन, ट्रिप्टोफेन, आइसोल्यूशन, ल्यूसीन, लाइसिन, फिनाइल अलानिन और मिथ्योनिन। इसके बाद सेमी एसेंशियल की बात कर ले तो इसमें हिस्टिडीन और आर्जिनिन, तो टोटल हो गया 10। उसके बाद जो 10 बचेगा वो हमारे बॉडी में सिंथेसाइज होता है, हमें फूड से वो नहीं लेना पड़ता है, वो इसलिए नॉन एसेंशियल है। और बाकी जो 10 बचे हैं वो नॉन एसेंशियल में आ जाता है। इसके बाद एरोमेटिक अमीनो एसिड जो है उसमें 3 नाम है, दैट इज टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन और फिनाइल अलानिन। फिर ज्यूटेराइन के बारे में हमें पढ़ा था, वो पीए जहाँ पे इक्वल चार्ज होता है हमारा एसिड वाले ग्रुप पे और NH2 अमीन वाले ग्रुप के ऑफ अमीनो एसिड इज कॉल्ड एज द आइसोइलेक्ट्रिक पीएच। और इस आइसोइलेक्ट्रिक अमीनो एसिड जो है इसको हम ज्यूटेराइन कहते हैं। इसके बाद हम लिपिड की बात करें तो लिपिड जो होता है जनरली वाटर इनसॉल्युबल होता है। इसके अंदर सिंपल लिपिड, कॉन्जुगेटेड लिपिड और डेरिवेटिव्स आता है। सिंपल लिपिड की बात कर ले तो इसके अंदर फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल आता है। कॉन्जुगेटेड लिपिड जो है लिपिड प्लस नॉन लिपिड पार्ट आता है। और डेरिवेटिव्स की बात करें तो इसमें स्टेरॉइड्स और प्रोस्टाग्लैंडिन आता है। कॉन्जुगेटेड लिपिड में लिपिड जो है फॉस्फोरस के साथ फॉस्फोलिपिड, प्रोटीन्स के साथ लिपोप्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट के साथ ग्लाइकोलिपिड और नाइट्रोजनस बेसिस के साथ स्फिंगोलिपिड बनाता है। इसके बाद हमने इसकी डेरिवेटिव्स जो है इसके ऊपर बात किया था, स्टेरॉइड, प्रोस्टाग्लैंडिन की डिफरेंसेस। फिर सिंपल लिपिड जो है इसमें ट्रू लिपिड, वैक्सेस, ये सारी चीज़ें बात की थी। टाइप्स ऑफ फैटी एसिड में सैचुरेटेड एंड सैचुरेटेड के बीच में डिफरेंसेस देखा था। इसके बाद ग्लिसरॉल जो है ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन जिसको कहते हैं, उसका स्ट्रक्चर हमने देखा था। और नाइट्रोजनस बेसिस जो है हमने उसको फिनिश किया था। और मैंने आपसे कहा था कि इसका जो है हमारे क्लास 12th की जो बॉटनी सेक्शन है उसमें पूरा का पूरा DNA, RNA ये सब पे नाइट्रोजनस बेसिस पे पूरा का पूरा चैप्टर ही है, इसलिए मैं उसको वहाँ पे डिटेल में करवाऊंगी। अभी मैं थोड़ा सा इसमें बता दी हूँ बस ये कि हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड होता है। और लास्ट जो टॉपिक था हमारा वो यही था, नाइट्रोजनस बेसिस से। और यहाँ तक हमारा जो माइक्रोमोलिक्यूल्स था वो मतलब बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स वो हमारा कंप्लीट हो गया था। इसके बाद जो है हमारा जो टॉपिक बचेगा दैट इज मैक्रोमोलिक्यूल्स। और मैक्रोमोलिक्यूल्स को पढ़ाने से पहले मैं आपको पढ़ाती हूँ थोड़ा सा दैट इज मेटाबोलाइट्स के बारे में। तो आज का लेक्चर जो है हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से, दैट इज मेटाबोलाइट वाले टॉपिक से। जो मेटाबोलाइट्स होते हैं उसमें मेटाबॉलिज्म और मेटाबॉलिक रिएक्शंस को सबसे पहले समझना जरूरी है। तो इसमें सबसे पहले ऑल द केमिकल रिएक्शन, जितने भी तरह के केमिकल रिएक्शंस होते हैं दैट इज टेकिंग प्लेस इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म। हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस एक साथ चल रहे होते हैं, इन सबको एक साथ हम क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शंस। और मेटाबॉलिक रिएक्शंस की जो फेनोमेनन है इसको एक साथ हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। और जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है ड्यूरिंग दीज मेटाबॉलिक रिएक्शन, इस मेटाबॉलिक रिएक्शंस के दौरान जो भी प्रोडक्ट या फिर बाई प्रोडक्ट कह ले वो बनता है, वो ही हमारा मेटाबोलाइट्स होता है। तो मतलब मेटाबॉलिक रिएक्शन के दौरान या फिर मेटाबॉलिज्म जब हो रहा है, हमारे अंदर जो केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है उस दौरान जो है जो भी प्रोडक्ट या बाई प्रोडक्ट बनते हैं वही हमारा क्या कहलाता है, मेटाबोलाइट्स कहलाता है। अब ये मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो होते हैं वो दो तरह का हो सकता है। एक एनाबॉलिक रिएक्शन होता है जिसको हम एनाबॉलिज्म कहते हैं, और दूसरा कैटाबॉलिक रिएक्शन होता है जिसको हम कैटाबॉलिज्म कहते हैं। जो एनाबॉलिक रिएक्शंस होता है या एनाबॉलिज्म होता है, ये इसमें क्या होता है कि एनाबॉलिज्म का मतलब होता है कि सिंपल मॉलिक्यूल्स जो है वो या कंपाउंड वो कंबाइन होकर के क्या बनाता है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनाता है। तो सिंपल मॉलिक्यूल कंबाइंस टू फॉर्म द बिग मॉलिक्यूल्स और द कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स। एनाबॉलिक रिएक्शंस ये होता है। कैटाबॉलिक रिएक्शंस या कैटाबॉलिज्म वो होता है जिसमें कैटा का मतलब हम याद रख सकते हैं वर्ड से, कैटा मतलब कट, यानी कि कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल जो है वो टूट टूट के सिंपल मॉलिक्यूल्स में
कन्वर्ट होता है। तो ये था हमारा मेटाबॉलिक रिएक्शंस का 2 टाइप्स। उसके बाद मेटाबोलाइट्स को क्लासिफाई करा गया है दैट इज़ फ्रॉम इन द प्राइमरी मेटाबोलाइट और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में। तो मेटाबोलाइट्स में प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की बात कर ले तो प्राइमरी मेटाबोलाइट जो है द मेटाबोलाइट्स विच आर डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। हमारे ग्रोथ और डेवलपमेंट में अगर कुछ चीज़ें जो है उसका डायरेक्टली रोल है तो वो हमारा होता है प्राइमरी मेटाबोलाइट। जैसे कि देयर इज रोल इज मतलब उसका रोल जो होता है वो वेल नोन है, हमें पता होना चाहिए, और वो हमारे किस तरह से हमारे ग्रोथ और डेवलपमेंट में वो इन्वॉल्व रहता है ये भी हमें पता है। तो ये प्राइमरी मेटाबोलाइट्स होता है। इसके बाद सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की बात कर लें, जैसे कि दोज मेटाबोलाइट्स विच आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गन। मतलब जो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, जैसे कि प्लांट फंजाई या बैक्टीरिया, जो मतलब वहाँ से प्लांट्स फंजाई यहाँ से जो मिलने वाले जो भी प्रोडक्ट होते हैं वो सेकेंडरी मेटाबोलाइट होता है, जो डायरेक्टली हमारे ग्रोथ और डेवलपमेंट पे जो है उसका रोल नहीं होता है। लेकिन प्राइमरी मेटाबोलाइट जो है ये वो होता है जिसका प्राइमरी रोल होता है, मतलब ये हमारे जो ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है इसमें इसका प्राइम फंक्शन होता है, ये डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है। इसके बाद हम बात करते हैं हमारी जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट है जिसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से डायरेक्टली कनेक्शन नहीं है। तो इसके चार्ट जो है हमारे एनसीईआरटी में दे रखी है, तो इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो यहाँ से है डायरेक्टली क्वेश्चन आता है और हर बार ही आया है अभी तक में, तो ये हम अच्छे से याद रखेंगे। सबसे पहले सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की बात कर ले तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स और उसके एग्जाम्पल दोनों हमें याद होना चाहिए। सबसे पहले इसमें पिगमेंट है, मतलब एनसीईआरटी का जो चार्ट है वो चार्ट हमें याद होना ही चाहिए। इसमें सबसे पहले है पिगमेंट। पिगमेंट जो है इसके अंदर आता है कैरोटिनॉइड और एंथोसाइनिन, ये एग्जाम्पल से एग्जाम्पल याद होना चाहिए। दूसरा है हमारा एल्कलॉइड्स। एल्कलॉइड्स के अंदर मोर्फिन और कोडीन है। टर्पिनॉइड्स की बात कर ले तो इसमें मोनोटर्पिन्स और डाइटर्पिन्स है। एसेंशियल ऑयल्स की बात कर ले तो लेमन ग्रास ऑयल है। इसके बाद टॉक्सिन की बात कर ले तो इसमें एबरीन और रिसिन है। लेक्टिन्स की बात कर ले तो कौन कैनावलिन ए है। ड्रग्स की बात कर ले तो इसमें विनब्लास्टिन और करक्यूमिन है। और पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस की बात कर ले तो इसमें रबर, गम्स और सेलुलोज आता है। ठीक है, तो ये सारे हमारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है और उनके एग्जाम्पल है जो कि हमें याद होना ही चाहिए क्योंकि डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन आता है। इसके बाद हम बात करते हैं दैट इज बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स के ऊपर। तो बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स जो होता है इसमें बायोमोलिक्यूल्स जिसकी मॉलिक्यूलर वेट जो होती है 1000 डाल्टन या उससे ज़्यादा हो। अगर 1000 डाल्टन या उससे ज़्यादा मॉलिक्यूलर वेट होता है तो वो होता है हमारा मैक्रोमोलिक्यूल्स के अंदर आता है, बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स के अंदर। इसमें एक और हमारे एनसीईआरटी में जो है चार्ट दे रखा है एवरेज कंपोजिशन, एक सेल के अंदर क्या क्या कितनी परसेंटेज होती है, एवरेज कंपोजिशन क्या होता है सेल के अंदर, उसके बारे में हमें दे रखा है। तो ये चार्ट भी हमें याद होना चाहिए। तो इसके लिए हम याद रखते हैं कंपोनेंट और उसकी परसेंटेज ऑफ टोटल सेलर मास। वाटर की इस परसेंटेज सबसे ज़्यादा होता है, 70 से 90% होता है। प्रोटीन की बात कर ले तो ये 10 से 15% होता है। न्यूक्लिक एसिड की बात कर ले तो 5 से 7% होता है। कार्बोहाइड्रेट की बात कर ले तो 3% होता है। लिपिड जो है 2% होगा और आयंस जो होता है 1% होता है। इसको मैंने रखा है दैट इज सबसे पहले मैंने ज़्यादा वालों को रखा है, फिर थोड़ा थोड़ा कम करके रखा है ताकि आपको याद करने में आसानी हो। तो वाटर की जो परसेंटेज है वो सबसे ज़्यादा होती है, उसके बाद प्रोटीन्स, फिर न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और उसके बाद आयंस। इसके बाद हम समझते हैं हमारे बायो मैक्रोमोलिक्यूल से सबसे पहले जो है प्रोटीन्स को समझते हैं। अमीनो एसिड जो होता है वो हमारा माइक्रोमोलिक्यूल्स था, उससे मिलकर के प्रोटीन बनता है, तो वो मैक्रोमोलिक्यूल्स के अंदर हमारा प्रोटीन आएगा। ये हमें याद होना ही चाहिए। ये पॉलीपेप्टाइड चेन होता है और मैंने इस पॉइंट को लिखा भी है यहाँ पे कि ये पॉलीपेप्टाइड चेन होता है अमीनो एसिड का, क्योंकि अमीनो एसिड ये हो जाता है हमारा माइक्रोमोलिक्यूल्स और ये होता है हमारा मैक्रोमोलिक्यूल्स। तो इसका जो है पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगा और तब जाके प्रोटीन बनता है। इसका स्ट्रक्चर की बात कर ले तो हमारे पास एक कार्बन है जिसके एक तरफ जो है NH2 ग्रुप लगा हुआ है और एक तरफ जो है H एक हाइड्रोजन और दूसरी तरफ एक R कोई सा भी ग्रुप लगा हुआ है। इसके बाद C डबल बॉन्ड O, ये दूसरे जो है NH और C डबल बॉन्ड O, मतलब ऐसे चेन जो होता है पॉलीपेप्टाइड चेन जो है उससे जुड़ा रहता है। और इसका जो फर्स्ट टर्मिनल होता है यहाँ पे एनसीईआरटी में जो है लिखा हुआ है कि पहला जो साइड होता है, मतलब लेफ्ट साइड जो होता है जहाँ पे फर्स्ट अमीनो एसिड प्रेजेंट होता है, ये वाला हमारा फर्स्ट अमीनो एसिड होता है लेफ्ट साइड में, इसको हम एन टर्मिनल कहते हैं क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन जो होता है वो 2 H2 के साथ यहाँ पे जुड़ा रहता है, तो यहाँ पे इसलिए इसको हम एन टर्मिनल कहते हैं। और जो हमारा राइट साइड में प्रेजेंट होता है जहाँ पे इंड होता है, ये प्रोसेस जहाँ पे इंड होगा, जहाँ पे एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनता है, तो उसका इंड में जो होता है C टर्मिनल होता है। C टर्मिनल होता है बिकॉज ऑफ C डबल बॉन्ड OH कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होने की वजह से ये C टर्मिनल होता है। और यहाँ पे N प्रेजेंट है नाइट्रोजन, इसकी वजह से ये N टर्मिनल हो जाता है। ये राइट साइड में प्रेजेंट होता है C टर्मिनल और लास्ट अमीनो एसिड यहाँ पे प्रेजेंट होता है। सारे तरह के प्रोटीन्स जो होते हैं वो क्या होता है, हेटेरो पॉलीमर्स होते हैं, होमो पॉलीमर्स नहीं होता है। और यहाँ से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है,
तो सारे तरह के प्रोटीन्स क्या होते हैं, हेटेरोपॉलीमर्स होता है। इसके बाद हम बात करते हैं हमारे स्ट्रक्चर और प्रोटीन टॉपिक पे। स्ट्रक्चर और प्रोटीन की बात कर ले तो 4 तरह के बेसिक से स्ट्रक्चर्स प्रोटीन्स के होती है। सबसे पहले प्राइमरी स्ट्रक्चर की बात कर ले तो प्राइमरी जो होता है या 1 डिग्री, ये सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का। यहाँ पे लीनियर स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का और सिर्फ यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट होता है। और पेप्टाइड बॉन्ड जो है वो सारे तरह के जो प्रोटीन की स्ट्रक्चर है उन सब में प्रेजेंट होगी, क्योंकि वो बेसिक सी है। मतलब ये पॉलीपेप्टाइड चेन जब तक नहीं होगी, पेप्टाइड की चेन ही नहीं होगी जब तक अमीनो एसिड के अंदर, तो प्रोटीन बनेगी नहीं। तो मतलब सबसे जो लीनियर मतलब लीनियर स्ट्रक्चर होगा और सिर्फ पेप्टाइड बॉन्ड अगर प्रेजेंट है तो वो हमारा होता है प्राइमरी वाला। दूसरा अगर हम बात कर ले दैट इज सेकेंडरी की। सेकेंडरी की बात कर ले तो इसमें पेप्टाइड बॉन्ड और हाइड्रोजन बॉन्ड दोनों ही प्रेजेंट होता है, जिसके अंदर अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर आता है। मतलब सेकेंडरी के अंदर जो है अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लीटेड दो अरेंजमेंट है। ये दोनों अल्फा हेलिक्स जो होता है इसका एग्जाम्पल हो जाता है केराटिन प्रोटीन जो है। इसमें अल्फा हेलिक्स जो है हमारे बालों के अंदर जो है केराटिन प्रोटीन प्रेजेंट होता है, और अल्फा हेलिक्स जो होता है ये इस तरह का प्रोटीन होता है, मतलब अल्फा हेलिकली खुद को अलाइन करता है। और बीटा प्लीटेड जो है सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर, इसके अंदर आता है फिब्रोइन प्रोटीन या जिसको सिल्क प्रोटीन भी कहते हैं, जिसके अंदर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा हाइड्रोजन बॉन्ड मैंने दिखाया है, और पेप्टाइड बॉन्ड तो प्रेजेंट होता ही है। ठीक है, तीसरा हमारा स्ट्रक्चर है दैट इज द टर्शरी स्ट्रक्चर। और टर्शरी स्ट्रक्चर जो होता है ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, और सारे तरह के जो बॉन्ड होता है वो इसके अंदर प्रेजेंट होगा, और ये स्पेसिफिक होता है फंक्शंस में। इसका एग्जांपल हो जाता है एंजाइम्स। एंजाइम जो होता है वो टर्शरी होता है नेचर में। ये एनसीईआरटी का लाइन है और यहाँ से पीवाईक्यूज आ चुका है कि एंजाइम जो है कैसा होता है नेचर में, तो ये टर्शरी होता है नेचर में। फोर्थ की बात कर ले तो क्वाटर्नरी जो है दैट इज 4 डिग्री। 2 और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन जो होता है वो प्रेजेंट होता है। इसके अंदर हीमोग्लोबिन होगा जिसमें 2 अल्फा चेन और 2 बीटा चेन जो है वो प्रेजेंट हमें देखने को यहाँ पे मिलता है। इसके बाद हम बात कर ले टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स के ऊपर। तो टाइप्स ऑफ प्रोटीन किस बेसिस पे, बेस्ड ऑन देयर फंक्शंस के हिसाब से प्रोटीन की जो है टाइप्स की बात कर ले उनके फंक्शंस के हिसाब से। तो सबसे पहले आता है हमारा स्ट्रक्चरल प्रोटीन। स्ट्रक्चरल प्रोटीन जो है इसके अंदर आता है हमारा कोलाजेन, इलास्टिन और रेटिकुलिन। ये तीनों जो है हमारे स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स होते हैं। दूसरा एंजाइम्स की बात कर ले तो ट्रिप्सिन और पेप्सिन, ये दोनों तरह के जो एंजाइम्स होते हैं ये फंक्शंस के हिसाब से मतलब एंजाइमेटिक इनका नेचर होता है। ट्रिप्सिन और प्रोटीन ये भी प्रोटीन्स होते हैं। इसके बाद मतलब पेप्सिन। तीसरा जो है हार्मोन्स होते हैं, कुछ जो प्रोटीन्स होते हैं प्रोटीनेशियस से नेचर होता है। एंटीरियर पिट्यूटरी के जो हार्मोन्स है, केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन मैंने आपको पढ़ाया था। एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलने वाले जो हार्मोन्स होते हैं वो सारे प्रोटीनेशियस होते हैं। और इंसुलिन और ग्लूकागोन जो होता है ये भी प्रोटीनेशियस होता है। और थाइमोसिन जो होता है ये भी प्रोटीनेशियस होता है। ये मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर में। इसके बाद हम बात कर ले एंटीबॉडी की। तो एंटीबॉडी जो होता है वो प्रोटीन्स होता है जो कि फाइट करता है अगेंस्ट इन्फेक्शंस के अगेंस्ट जो है ये फाइट करता है। इसके बाद हम रिसेप्टर्स की बात कर ले तो हार्मोन रिसेप्टर देखने को मिलता है। 2 तरह के रिसेप्टर्स, हार्मोन रिसेप्टर और दूसरा न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर हमें देखने को मिलता है। ये भी प्रोटीन्स होते हैं। कैरियर्स की बात कर ले तो यहाँ पे सोडियम पोटेशियम पंप और GLUT4 जो है ये 2 तरह का जो है हमें कैरियर्स देखने को मिलता है। इसके बाद हम बात कर ले क्लॉटिंग फैक्टर्स की। तो यहाँ पे फिब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन जो है ये दोनों जो है जो कि इन्वॉल्व रहता है हमारे इसमें क्लॉटिंग फैक्टर में, तो क्लॉट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो क्लॉटिंग फैक्टर के अंदर आ जाता है हमारा फिब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन, ये दोनों भी प्रोटीन्स के ही टाइप हैं। इसके बाद जो है 2 पॉइंट को याद रखना है। एक जो मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है हमारे पूरे बायोस्फीयर के अंदर वो होता है हमारा रुबिस्को। रुबिस्को का फुल फॉर्म याद होना चाहिए, राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। और मोस्ट अबंडेंट जो है प्रोटीन एनिमल वर्ल्ड की बात कर ले तो यहाँ पे आ जाता है हमारा कोलाजन। दोनों हमें याद होना चाहिए। और यहाँ से जो है पीवाईक्यूज बहुत बारी आ चुका है और आगे भी आ सकता है, तो याद रखना जरूरी है कि बायोस्फीयर की अगर पूछ रहा है मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन तो रुबिस्को होता है, लेकिन अगर सिर्फ एनिमल वर्ल्ड का पूछ रहा है तो वो कोलाजन होता है। तो ये था हमारा यहाँ तक टाइप्स ऑफ प्रोटीन के ऊपर। इसके बाद और हम चलेंगे मैक्रोमोलिक्यूल्स के ही तरफ हमारे 4th लेक्चर में। और आई होप कि आपको जो है लेक्चर समझ में आया है। और सारे हैंड रिटन नोट्स के लिए आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम कहीं पे भी जुड़ सकते हैं, आपको मिल जाएगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे हेल्दी एंड थैंक यू।